हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं सरकारी कमीशन रिपोर्ट 1988 की। ठीक है, ये यूनिवर्सल आंसर है जो कि मैं प्रिपेयर करती हूँ। मेन कंटेंट इसमें कवर अप है, तो आपको कहीं पर भी बाहर अदर कंटेंट को देखने की और गो थ्रू करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये आंसर डीओवी के फॉर्मेट से है। ये पूरा सरकारी कमीशन के जो मेन एस्पेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, वो सब इसमें कवर अप है। ठीक है, बहुत ही इजी बनाया है, इतना इजी है ना ये टॉपिक। आप अगर वीडियो को एंड तक देख लोगे ना तो फिर उसके बाद आपसे सरकारी कमीशन रिपोर्ट का तो ऐसा हो जाएगा कि भाई बस याद हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सरकारी कमीशन रिपोर्ट 1988 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सरकारी कमीशन जो है वो स्टैब्लिश करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जून 1983 में। क्यों स्टैब्लिश करी गई थी? ताकि एग्जामिन कर सके सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को एंड उनकी जो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो रिकमेंडेशंस है, जो मेजर्स हमें लेने चाहिए, उनको रिकमेंडेट करे। ठीक है, ये किसके द्वारा हेड करी गई थी सरकारिया कमीशन? तो ये 3 लोगों के द्वारा हेड करी गई थी। आर एस सरकारिया अलॉन्ग विद बी शिवारमन एंड एस आर सेन। ठीक है, कमीशन का मेन टास्क क्या था कि वो रिव्यू करे जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स है उनकी वर्किंग का, और सजेस्ट करे क्या चेंजेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो सरकारिया कमीशन थी वो स्टेब्लिश करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जून 1983 में। ठीक है, क्यों करी गई थी? ताकि सेंट्रल स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को एग्जामिन कर सके, रिकमेंड कर सके मेजर्स, ताकि स्ट्रॉन्ग कर सके किसको? फेडरलिज्म को। ठीक है, किसके द्वारा हेड करी गई? ये आर एस सरकारिया के द्वारा, बी शिवारमन एंड एस आर सेन के द्वारा। ठीक है, तो 3 लोगों के द्वारा इसको हेड करा गया था। कमीशन का मेन टास्क था कि वो रिव्यू करे किस चीज को? वर्किंग of existing arrangements and suggest changes within the framework of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उनके जो चेंजेस है उनको सजेस्ट करे और जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं उनको रिव्यू करे। ठीक है, इनिशियली इसको 1 साल के लिए क्रिएट करा गया था, बट जो कमीशन है उसका टेन्योर जो है 4 बार एक्सटेंड करा गया। तो 1988 में जाके इसने इसकी रिपोर्ट सबमिट करी किसको? राजीव गांधी गवर्नमेंट को। ठीक है, इसने जो रिपोर्ट है इसमें कितनी रिकमेंडेशंस थी? 247 रिकमेंडेशंस थी अक्रॉस 19 चैप्टर्स। 19 चैप्टर्स के अंदर इसने 247 रिकमेंडेशंस सजेस्ट करी। ठीक है, तो 1983 जून में ये कमीशन क्रिएट करी गई थी। इसका टेन्योर 1 साल ही था, 50 साल एक्सटेंड हुआ, तो ये 1988 की रिपोर्ट कहलाई। तो सरकारी कमीशन रिपोर्ट 1988 अपन इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, क्रिएट 1983 में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, अब अपन इसके बैकग्राउंड पे आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या है इसकी? तो जो मिनिस्ट्री होम अफेयर उसने कॉन्स्टिट्यूट करा था सरकारी कमीशन को, ताकि वो एड्रेस कर सके जो इंक्रीज हो रहा है पॉलिटिकल टेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बिटवीन द सेंट्रल स्टेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको कॉन्स्टिट्यूट करा, किसको? सरकारी कमीशन को, कि भैया ये एड्रेस करे जो पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो हो रहे हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में। ठीक है, इसलिए इसको क्रिएट करा गया। इसका पर्पस क्या है? अब इंडिया की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको प्रिजर्व करे, प्रमोट करे किस चीज को? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, इंश्योर करे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म एंड स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट। 247 रिकमेंडेशंस के जो 247 रिकमेंडेशंस जो सरकारी कमीशन रिपोर्ट में दी गई थी, उसमें से जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने 180 एक्सेप्ट करी। ठीक है, और मेनी ऑफ विच इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, जो कि इंटरस्टेट काउंसिल को भी उसकी जो फंक्शन है उनको इन्फ्लुएंस करा, जो कि स्टैब्लिश करी गई थी 1990 में अंडर आर्टिकल 263। बैकग्राउंड से समझ आ गया था कि सरकारी कमीशन जो है पॉलिटिकल टेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के लिए क्रिएट करी गई थी जो सेंट्रल स्टेट के बीच में होते हैं। ठीक है, मेन क्यों बनाई गई थी सरकारी कमीशन? ताकि प्रिजर्व कर सके इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को, प्रमोट कर सके किस चीज को? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, इंश्योर कर सके कि स्मूथ फंक्शन हो किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का, और स्ट्रॉन्ग करे किस चीज को? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सरकारिया कमीशन। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो रिव्यू करना किस चीज को? सेंटर और स्टेट के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिए गए हैं उनको रिव्यू करना। ठीक है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पहले से ही रिलेशनशिप थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसको रिव्यू करना। ठीक है, सेकेंड था टू रिकमेंड
modifications without altering the basic federal structure. बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर को बिना चेंज करे मॉडिफिकेशन का रिकमेंड करना, ठीक है। थर्ड आता है टू एनहेंस द फंक्शनल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म। फंक्शनल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म को एनहेंस करना, ठीक है। फिर आता है टू इंश्योर दैट सेंट्रल पावर्स आर नॉट मिसयूज्ड टू वीकन स्टेट। जो वीकन स्टेट्स हैं उनको उनके ऊपर सेंट्रल की जो पावर है वो मिसयूज ना हो, इस चीज को इंश्योर करना, ठीक है। टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्रूव करना किस चीज को, कोऑर्डिनेशन किस चीज में, प्लानिंग में, डेवलपमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अब क्या था, टू एग्जामिन issues related to finance, legislative power, governor's office, emergency provisions and all India services, इनके रिलेटेड इश्यूज को एग्जामिन करना, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए सरकारिया कमीशन बनाई गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट्स। अब जो सरकारिया कमीशन रिपोर्ट जो थी उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था कि जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है वो सबमिट हुई थी किसको, राजीव गांधी की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन अक्टूबर 1987। तो 1987 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले ही पढ़ लिया है 247 रिकमेंडेशंस थी जिनको 19 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया था। ये वाइडली कोर्ट्स के द्वारा साइटेड थी बट लीगली बाइंडिंग नहीं थी, ठीक है। एक्सटेंसिवली इन्होंने मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने डिस्कस करा था। किन चार चीजों को डिस्कस करा था, रोल ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के रोल को, मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, जो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड आर्टिकल है ये 356, उसका मिस यूज के बारे में, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल स्टैब्लिश करने से रिलेटेड इसमें बात करी, रिकमेंड करा, और एंड फिजिकल रिलेशन। तो इसमें चार चीजें बहुत ही डिटेल में एक्सटेंसिवली डिस्कस करी गई थी सरकारी कमीशन रिपोर्ट में, ठीक है। अब आता है की रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन, जो उन्होंने 247 रिकमेंडेशंस दी थी 19 चैप्टर्स के अंदर, वो क्या क्या हैं उनमें से हमने की जो मेजर है, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है उनको अपन अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना। अब फेडरलिज्म को अपन कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो जोनल काउंसिल्स है शुड बी स्ट्रेंथन टू इनकरेज इंटरस्टेट कोऑपरेशन, ठीक है। जोनल काउंसिल्स क्या होती है कि इंडिया जो है, इंडिया की 5 जोनल काउंसिल्स है, ठीक है। पहला आता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे सेंट्रल स्टेट हो गया, ठीक है, साउथ हो गया, साउथ की जितनी भी स्टेट्स आती है वो साउथ जोनल काउंसिल्स के अंदर आ जाती है। तो इसका इन्होंने क्या सजेस्ट करा सरकारिया कमीशन ने कि जोनल काउंसिल जो है उनको स्ट्रॉन्ग करो ताकि इंटर स्टेट कॉपरेशन बढ़ सके, ठीक है। साउथ की जो जोनल काउंसिल है वो साउथ के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि इंटर स्टेट कॉपरेशन जो है बढ़े, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शुड बी द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो फाउंडेशन होना चाहिए किस चीज का, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, ठीक है। फेडरलिज्म जहाँ पे पावर्स डिवाइडेड होती है सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, ठीक है। State must have adequate financial resources to reduce dependency on the center. स्टेट के पास खुद के लिए इतने एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो सेंटर के ऊपर कम डिपेंड रहे। तो इन्होंने कैसे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला कि जोनल काउंसिल को स्ट्रॉन्ग करो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वही फाउंडेशन रहेगा इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, और स्टेट को एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे दो और या फिर उनके पास होने चाहिए ताकि वो जो है डिपेंडेंसी जो है सेंटर के ऊपर उसको रिड्यूस कर वो रिड्यूस हो, ठीक है। फिर इनकी जो सेकंड की रिकमेंडेशंस थी वो थी इंटरस्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 के अंदर हम पढ़ते हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए, तो एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल शुड बी स्टैब्लिश, इन्होंने ये रिकमेंड करा। इट शुड फंक्शन, ये क्या फंक्शन करेगी, इट शुड फंक्शन एज अ प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व इंटरस्टेट डिस्प्यूट एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, कि ये जो परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश होगी और उसमें ये क्या, ये एक प्लेटफॉर्म बनेगी ताकि जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं
उनको रिजॉल्व करेगी और इम्प्रूव करेगी किस चीज को, कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। फिर आता है थर्ड, आर्म्ड फोर्सेस डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, सॉरी, आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयमेंट मतलब द सेंटर ने क्या करा कि सेंटर जो है अपने जो आर्म फोर्स हैं उनको डिप्लॉय कर सकती है स्टेट में उनकी विदाउट परमिशन से और उनकी विदाउट कंसेंट लिए, ठीक है। मतलब कि द सेंटर गवर्नमेंट मे डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस इन स्टेट विदाउट प्रायर कंसेंट बट कंसल्टेशंस विद स्टेट इज डिजायरेबल, ठीक है। जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, अपनी जो आर्म फोर्स है स्टेट से बिना परमिशन लिए बिना कंसेंट लिए क्या कर सकती है, डिप्लॉय कर सकती है, बट कंसल्टेशन जो है वो डिजायरेबल बोला गया है इस कमीशन की रिपोर्ट में, ठीक है। फिर आता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या होते हैं, रेसिडेंरी पावर जो है रिलेटेड टू टैक्सेशन जो है वो पार्लियामेंट के पास ही रहनी चाहिए। जो अदर रेसिडेंरी सब्जेक्ट है उनको किस लिस्ट में डालना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए, और स्टेट को है हमेशा इन्फॉर्म होगा। हाँ, स्टेट जो है मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इफ द प्रेसिडेंट वोट्स अ स्टेट बिल। जो स्टेट बिल है अगर उस पर प्रेसिडेंट वोट्स करता है तो स्टेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, मस्ट आ गया है, ठीक है। यहाँ पर अब हम आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी स्ट्रेंथन फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, तो उनको स्ट्रॉन्ग करो ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन हो सके, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 356 जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल को है इस कमीशन के द्वारा ऐसा बोला गया है कि इसको हमेशा लास्ट रिजोर्ट की तरह यूज करें। इसको कब इम्पोज करे, जहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, किस चीज का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज हैं उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है और एक लास्ट रिजोर्ट बचा है वो प्रेसिडेंट रूल, तभी ये इम्पोज करा जाना चाहिए, ठीक है। और जो इसके मिसयूज होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये इनके आर्टिकल 356 से रिलेटेड रिकमेंडेशंस थी। तो हमने 6 हेडिंग्स में जो की रिकमेंडेशंस थी सरकारिया कमीशन की उसको पढ़ा है, ठीक है। अब आता है रिकमेंडेशन ऑन द अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ द गवर्नर। गवर्नर से रिलेटेड क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, इसने 4 मेन चीजों को एक्सटेंसिवली डिस्कस करा है, ठीक है। तो उसमें से अपना आता है पहला गवर्नर, ठीक है। कमीशन ने स्ट्रिक्ट नॉर्म लिखे टू डीपोलिटिसाइज द पोस्ट, पॉलिटिकल इंटरफेयर ना हो उस पोस्ट पे, ठीक है। इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स नॉर्म्स लिखे, ठीक है। द गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टिंग, तो गवर्नर को अपन अपॉइंट करेंगे, पहले किससे कंसल्ट करना पड़ेगा उसको अपॉइंट करने से पहले, चीफ मिनिस्टर से, वाइस प्रेसिडेंट से एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इन 3 लोगों से कंसल्ट करने के बाद गवर्नर को अपॉइंट करा जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अब गवर्नर क्या होना चाहिए, एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, उसका कोई एक्टिव पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी डिटेच्ड एंड नॉट partisan sorry, governors should normally serve a full 5-year term। तो गवर्नर जो है नॉर्मली जो है वो क्या सर्व करेगा, 5 साल का टेन्योर सर्व करेगा, ठीक है। आफ्टर डिमिटिंग ऑफिस उसको किसी फर्दर गवर्नमेंट पोजीशन पे अपॉइंटमेंट नहीं होगा, रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उसे इंश्योर होंगे। गवर्नमेंट द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस अ मिनिस्ट्री दैट एंजॉय मेजोरिटी इन द असेंबली। कोई भी गवर्नर सॉरी किसी भी मिनिस्ट्री को डिसमिस नहीं कर सकता जो कि मेजोरिटी एंजॉय करती है असेंबली में। दिस रिकमेंडेशन एम टू प्रिवेंट पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। जो गवर्नर्स ऑफिस का जो पॉलिटिकली मिसयूज हो रहा था उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रिकमेंडेशन दी गई थी, यही इन रिकमेंडेशंस का एम था, ठीक है। फिर आता है फिस्कल रिलेशन रिकमेंडेशंस। तो पहला था कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन वाज रैशनल। मतलब कि जो दोनों बॉडी हैं वो दोनों साथ में काम करे ताकि जो प्लानिंग कमीशन मनी प्लानिंग एंड मनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से हो पाए और इसमें बीच में कोई क्लैश ना हो, ठीक है। ये क्या अवॉइड करेगा, कंफ्यूजन, एंड इंश्योर करेगा क्या, स्मूथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर सेकंड आता है सेंट्रल असिस्टेंट शुड डिपेंडेंट ऑन द स्टेट परफॉर्मेंस। अब स्टेट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्या रहेगा कि दैट अगर स्टेट ने जो है फंड्स, फिस्कल वाला रिलेशन, अगर स्टेट ने जो है फंड्स प्रॉपरली यूज करे हैं तो वो
उनको अच्छी और ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर उसने मिसयूज करा है, फंड को वेस्ट करा है, तो उसको हेल्प कम मिलेगी, ठीक है। फिर आता है थर्ड फिजिकल रिकमेंडेशंस के अंदर, द कमीशन स्टडीड द 8th to 12th फाइनेंस कमीशन। अब कमीशन ने क्या करा, अच्छे रिकमेंडेशंस देने के लिए फिजिकल में जो 8th से 12th फाइनेंस कमीशन है उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ा, उनको स्टडी करा, और उन्होंने दे चेक हाउ मनी वाज शेयर्ड बिटवीन सेंटर स्टेट ओवर मेनी इयर्स, कि कैसे उनके बीच में मनी शेयर हुआ, उन्होंने वो चीज चेक करी। दिस हेल्प देम सजेस्ट बेटर वे ऑफ डिवाइडिंग फंड। तो इनसे उन सरकारी कमीशन को क्या हेल्प हुई कि ये सजेस्ट कर सके बेटर वे, ताकि फंड्स को कैसे डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है टैक्स पॉलिसीज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रीजनेबल। जो टैक्स लगाने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज पे वो रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा हाई और अनफेयर होने चाहिए। दे शुड बी सिंपल एंड बैलेंस्ड फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। फिर आता है महाराष्ट्र के केस स्टडी जो 2019 में हुआ था। 2019 में क्या हुआ था, महाराष्ट्र ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस करी थी। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही थी। अब गवर्नर ने क्या करा, द गवर्नर रिवोक्ड प्रेसिडेंट रूल एंड स्वर इन द चीफ मिनिस्टर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। दिस मूव ड्रू क्रिटिसिज्म एंड वाज लेटर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस मूव को बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। जो सरकारी कमीशन ने जो पहले ही स्टेट कर दिया था कि द गवर्नर मस्ट इनवाइट द लीडर मोस्ट लाइकली टू रिकमेंड मोस्ट लाइकली टू कमांड मेजोरिटी इन द असेंबली। तो गवर्नर को उस लीडर को इनवाइट करना चाहिए जो मेजोरिटी जो है असेंबली में कमांड करता है, ठीक है, ना कि सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। फिर आता है इमर्जिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द सरकारिया कमीशन। अब इमर्जिंग सिग्निफिकेंस कैसे है सरकारिया कमीशन की, तो आज भी इसके जो रिकमेंडेशंस है, की रिकमेंडेशंस है, उनको अपन कहीं ना कहीं फॉलो कर लेते हैं। अब उसको देखते हैं कैसे। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट इज यूज्ड व्हेन द गवर्नर डज समथिंग कंट्रोवर्शियल। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नर्स के रोल, ऑफिस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करी थी, उनसे डिटेल में रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, उसके रोल को। तो सरकारी कमीशन की रिपोर्ट कब यूज होती है, जब भी कोई गवर्नर जो है कंट्रोवर्शियल कुछ भी करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करता है सरकारी कमीशन की बहुत सारी रिकमेंडेशंस को और उनको इंपॉर्टेंस देता है। रीसेंट जो फाइट्स हुई थी सेंट्रल स्टेट के बीच में, लाइक महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका, तो ये शो करता है व्हाई दिस गाइडलाइंस आर स्टिल नीडेड। कि जो फाइट्स हुई थी महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, वो इन गाइडलाइंस की इन गाइडलाइंस को जो है इन गाइडलाइंस की इम्पोर्टेंस शो करता है कि ये अभी भी हमें क्यों चाहिए, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है किस चीज को, फेडरलिज्म को, एंड हेल्प करती है किस चीज को, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में, रखने में, ठीक है, कीप डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। कंक्लूड करते हैं इसको, द सरकारिया कमीशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। तो इसको क्रिएट ही इसलिए करी गई थी कि सेंट्रल स्टेट के बीच के जो रिलेशन है उनको एग्जामिन करे, रिव्यू करे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन था किस चीज के, सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशंस का एम क्या था कि स्ट्रॉन्ग करे फेडरलिज्म को, प्रमोट करे कोऑपरेटिव गवर्नेंस को, और रिड्यूस करे पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को, और डेमोक्रेटिक वैल्यू को थोड़ा अपहेल्ड रखे, ठीक है। ऑल दो मेनी सजेशन रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड। जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि 247 रिकमेंडेशंस थी, उसमें से 180 रिकमेंडेशंस प्लस ही एक्सेप्ट करी गई, मतलब इम्प्लीमेंटेड करी गई थी। तो बहुत सारी सजेशन जो है वो अभी भी अनइम्प्लीमेंटेड है। द रिपोर्ट कंटिन्यूज टू सर्व एज अ विटल डॉक्यूमेंट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब आज की तारीख में भी ये रिपोर्ट क्या करती है, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट